नमस्कार। हिंदी व्याकरण की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण विचार क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है और वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं। जिसके बाद हम समझेंगे कि स्वर क्या होते हैं और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। स्वरों के भेदों को हम अलग अलग आधारों पर जानेंगे, जैसे कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। स्वरों के बारे में सब कुछ जानने के बाद हम समझेंगे व्यंजन और उसके भेद को, और फिर हम जानेंगे अयोगवाह के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुंह के किस भाग से होता है। और फिर इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम आखिरी में ये समझेंगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि व्याकरण क्या होता है, जिसमें हमने ये समझा था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। उस वीडियो में हमने ये भी समझा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। और इन्हीं तीनों अंगों में से आज हम पहले अंग को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग होता है जिसमें हम ये समझते हैं कि किसी भी वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि उन वर्णों की सहायता से शब्द कैसे बनाए जाते हैं। व्याकरण के इस भाग में हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। पिछली वीडियो में हमने भाषा के अंगों के बारे में जाना था, जिसमें हमने ये समझा था कि ध्वनि भाषा का एक अंग होती है। सालों पहले जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो हमने अपने मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए थे। उन्हीं चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे कि क के लिए हमने ऐसा चिन्ह निश्चित कर लिया, ख के लिए ऐसा चिन्ह निश्चित कर लिया, ग, म, च, ह। तो हमारे मुंह से जितनी भी आवाजें निकल रही थी, उन आवाजों के लिए हमने कुछ ना कुछ चिन्ह बना लिए। उन्हीं चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं, और इन वर्णों को हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। पीछे हमने ये पढ़ लिया कि हम इंसानों ने अपने मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह निश्चित किए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं, और जब उन्हीं वर्णों को क्रमबद्ध समूह के रूप में लिखा जाता है तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हिंदी की वर्णमाला है और ये अंग्रेजी की। अब हम जानेंगे कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब एक एक करके हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी और वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब जो होते हैं वो हिंदी भाषा के स्वर होते हैं। अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। वहीं अगर आप क का उच्चारण करें तो क को बोलते समय आपको समझ में आएगा कि क का उच्चारण बिना अ के नहीं हो पा रहा है, लेकिन अ, आ या फिर इनमें से किसी के उच्चारण में किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन क को अगर आप बार बार बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क के उच्चारण में अ अपने आप ही आ जा रहा है, यानी कि क का उच्चारण अ की सहायता से किया जा रहा है। लेकिन ये सारे वर्णों का उच्चारण किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं किया जा रहा है, ये स्वयं ही उच्चारित हो जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि उच्चारण की अवधि के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण की अवधि कहने का मतलब ये कि उस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है। उस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिसको उच्चारित करने में सबसे कम समय लगता है। जैसे में अ, ई, उ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे में आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये सब जो होते हैं वो दीर्घ स्वर के उदाहरण होते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है और इसका एग्जाम्पल है ओम। चलिए अब जानते हैं कि नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। नासिका का मतलब होता है नाक, मतलब कि किसी भी स्वर को बोलने में नाक का इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनको बोलने में केवल मुख का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे स्वर। यानी कि जिन 11 स्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वे सारे स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। यानी कि स्वर के उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती है, उनका उच्चारण सीधा कंठ से होता है। अगला है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। यानी कि अगर किसी भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए तो वे स्वर निर्नुनासिक से अनुनासिक बन जाएगा। जैसे हमने देखा आ, तो आ जो होता है ये क्या होता है, निर्नुनासिक स्वर होता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो अब ये जो है ये अनुनासिक बन गया। जैसे आपने पढ़ा होगा एक शब्द आंगन। तो जब हम आंगन पढ़ते हैं तो आंगन को बोलते समय हम मुंह के साथ साथ नाक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आ है ये क्या है, अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक से बने हुए आप और भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हंसना, आंख और ऊंट। कभी कभी अनुनासिक शब्दों में चंद्र बिंदु ना होकर सिर्फ और सिर्फ बिंदु ही होता है, जैसे कि मैं, हैं, सरसों, परसों इत्यादि। अब ऐसा कब होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि किसी भी शब्द में ये जो सिरोरेखा है, ये जो लाइन होती है किसी भी शब्द के ऊपर, उसे हम सिरोरेखा कहते हैं। तो इस सिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है। जैसे कि आंगन, आंगन में ये जो मात्रा है वो यहाँ पर है, सिरोरेखा के नीचे। ठीक है, यहाँ पर हंसना भी है, इस वाले में भी मात्रा जो है सिरोरेखा के नीचे ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन आप अगर यहाँ देखें, मैं में जो है सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। हम अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर इसे अनुनासिक बना सकते हैं। आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाया जा सकता है, छोटी ई के ऊपर भी। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो सिरोरेखा है इसके ऊपर ई की मात्रा ऐसे होके गई है, इसलिए हम यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार हम ऊ के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, बड़ी ऊ के ऊपर भी, ए के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगाने में हमें फिर से प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर भी ऐसे ही दिक्कत होगी हमें और यहाँ पर भी। इसीलिए वे स्वर जिनमें सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है उनमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सीधा बिंदु का ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा
ईंट। तो यहाँ पर जो ईंट शब्द है, यहाँ पर ई के ऊपर भी ये जो है वो चंद्र बिंदु ही लगी हुई है, क्योंकि इसे उच्चारित करने में हमारी नाक पर भी हवा का दबाव पड़ रहा है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर किसी शब्द में ये जो सिरो रेखा है उसके ऊपर अगर किसी मात्रा का प्रयोग हो रहा है और वहां हमें चंद्र बिंदु लगाना है, तो हम वहां पर चंद्र बिंदु नहीं बल्कि केवल और केवल बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि होष्टाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। होष्टाकृति का मतलब कि किस स्वर को बोलने में हमारे ओठ का आकार किस प्रकार का हो रहा है। उसके आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारे जो होठ होते हैं वो वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। जैसे में ऊ, ऊ, ओ, औ। अगर आप इन सभी को आईने के सामने बोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके जो होठ है वो वृत्त के समान गोल हो जा रहे हैं। इसीलिए इन स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अगला है अवृत्ताकार स्वर। तो जैसे हमने वृत्ताकार में देखा था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ वृत्त के समान गोल ना होकर फैले हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर। जिसके उदाहरण क्या क्या है? अ, आ, ई, री, ए और ए। ये सभी क्या होते हैं? अवृत्ताकार स्वर के उदाहरण हैं। इन्हें भी आप बोल बोलकर देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि जिह्वा की क्रिया के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जिह्वा की क्रिया कहने का मतलब ये है कि किस स्वर को बोलते समय हमारे जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील रह रहा है। इस आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अग्र स्वर उन स्वरों को कहा जाएगा जिनको बोलते समय हमारे जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहेगा। जैसे में ई, री, ए। ये सभी जो होते हैं वो अग्र स्वर के उदाहरण होते हैं। अगला है मध्य स्वर। मध्य स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। जैसे कि अ। आप जब अ को बोलेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि अ को उच्चारित करते समय आपके जीभ का बीच वाला हिस्सा क्रियाशील रह रहा है। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्रियाशील होता है। जैसे में आ, ऊ, ओ और औ। ये सभी पश्च स्वर के उदाहरण हैं। चलिए अब समझते हैं कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। यानी कि किसी भी स्वर को बोलते समय हमारा मुंह कितना खुल पा रहा है, इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर और तीसरा विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संवृत स्वर के बारे में। संवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनमें हमारा मुंह सबसे कम खुला रहता है। जैसे में ई, ऊ और री। बाकी स्वरों की तुलना में इन सभी को बोलते समय हमारा मुंह बहुत ही कम खुलता है, इसीलिए इन सभी स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। अगला है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह संवृत स्वरों की तुलना में अधिक खुला रहता है। जैसे में ए और ए। अगला है विवृत स्वर। विवृत स्वर उस स्वर को कहा जाता है जिसे बोलने में हमारा मुंह सबसे ज्यादा खुला रहता है। जैसे में आ। आप जब आ को उच्चारित करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आ को उच्चारित करते समय बाकी स्वरों की तुलना में आपका मुंह ज्यादा खुल रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि अर्धविवृत स्वर क्या होता है। अर्धविवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह विवृत स्वरों की तुलना में आधा लेकिन अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला रहता है। जैसे कि अ, ए और औ। स्वरों के इन प्रकारों को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और सारे स्वरों को बोल बोल कर देखिए। किस स्वर को बोलने में आपका मुंह कितना खुल रहा है, ये देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कौन से स्वर को क्या नाम देना है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि संवृत स्वरों को बोलने में हमारा मुंह सबसे कम खुलता है
और विपरीत स्वरों को बोलने में हमारा मुंह सबसे अधिक खुलता है। और इन दोनों के बीच में आते हैं अर्धसंवृत स्वर और अर्धविपरीत स्वर। तो अगर इन चारों को एक साथ देखा जाए तो संवृत स्वरों को बोलने में हमारा मुंह सबसे कम खुलेगा, उससे ज़्यादा खुलेगा अर्धसंवृत स्वर को बोलने में, उससे ज़्यादा खुलेगा अर्धविपरीत स्वर को बोलने में, और सबसे ज़्यादा कब खुलेगा विपरीत स्वर को बोलने में। संवृत स्वरों के एग्जाम्पल्स होते हैं ई, ऊ, और री। अर्धसंवृत के एग्जाम्पल होते हैं ए और ओ। इसके बाद अर्धविपरीत के एग्जाम्पल्स होते हैं अ, ए और अव। और विपरीत स्वर का एग्जाम्पल है आ। तो आपको ये याद रखना है, दोनों ई, दोनों ऊ और री को बोलते समय हमारा मुंह सबसे कम खुलेगा। ए और ओ को बोलते समय उसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, अ, ए और ओ को बोलते समय इन सातों की अपेक्षा ज़्यादा, और आ को बोलते समय हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलेगा। अब हम जानेंगे कि रचना के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनकी रचना स्वयं से हुई है, यानी कि उनके निर्माण में किसी और स्वर की सहायता नहीं ली गई है। जैसे में अ, ई, ऊ और री, ये चारों जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे में अ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। अ और अ को मिलाने से आ बनता है। ई और ई को मिलाने से दीर्घ ई। ऊ और ऊ को मिलाने से दीर्घ ऊ। अ या फिर आ में ई मिलाने पर ए का निर्माण होता है। अ या फिर आ में दीर्घ ई मिलाने पर ए का निर्माण होता है। अ या फिर आ में ऊ मिलाने पर ओ का निर्माण होता है। और जब अ या फिर आ के साथ दीर्घ ऊ मिलाया जाता है तो औ का निर्माण होता है। संयुक्त स्वरों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को सजातीय स्वर कहा जाता है, और ए, ओ और औ को विजातीय स्वर कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखिए। आ का जो निर्माण हुआ है वो अ और औ के मिलने से हुआ है। दीर्घ ई का निर्माण ई और ई के मिलने से हुआ है, और दीर्घ ऊ का निर्माण ऊ और ऊ के मिलने से हुआ है। तो ये तीनों स्वर एक ही तरह के स्वर से बने होते हैं, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। लेकिन ये जो चारों स्वर हैं ये अलग अलग स्वरों के मिलने से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। मतलब कि एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं, और अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर को विजातीय स्वर कहा जाता है। अब हम जानेंगे स्वरों की मात्राओं के बारे में। किसी भी भाषा में शब्दों का निर्माण अलग अलग वर्णों के मिलने से ही होता है। तो जब हिंदी भाषा के स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो अपने रूप को बदल लेते हैं। स्वरों के उसी बदले हुए रूप को स्वरों की मात्राएं कहते हैं। जैसे अगर हमें क के साथ ई को जोड़ना है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं। क के साथ जब ई जुड़ती है तो वो अपने रूप को बदल लेती है और उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मान लीजिए हमें प के साथ ए को जोड़ना है तो हम उसे इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उसे हम इस तरह से जोड़ते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं व्यंजनों में जुड़ते समय अपना रूप बदल लेते हैं। हिंदी में स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन उनकी मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं।
अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा इस प्रकार होती है, एक खड़ी पाई। ई की मात्रा ऐसी होती है। दीर्घ ई की मात्रा ऐसी होती है। ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है और दीर्घ ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है। इसके बाद बात करते हैं री की। तो जो री होती है इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। किसी भी शब्द के नीचे हम छोटा सा सी जैसा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क के साथ री को जोड़ना है तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगला है ए की मात्रा। तो ए की मात्रा इस प्रकार दिखती है। अब बात करते हैं ए की। तो ए की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है और ओ की मात्रा होती है और ओ की मात्रा कुछ ऐसी दिखती है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि ओ, ए और दोनों ई, इन सभी की मात्राएं सिरों रेखा के ऊपर से होकर जाती हैं और जो ये ऊ है, दीर्घ ऊ है और री है, इन सभी की मात्रा शब्द के नीचे होती है, सिरों रेखा में टच नहीं होती। लेकिन ये जो आ है, यहाँ पर आ लिखना था, लेकिन ये जो आ है ना, इसकी मात्रा सिरों रेखा में टच होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर, उनके भेद और उनकी मात्राएं समझ में आ गई होंगी। अब हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन की एक और परिभाषा ये हो सकती है कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के उदाहरण होते हैं क, ख, ग, घ इत्यादि। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर की तरह व्यंजन को स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने में हमेशा स्वरों की जरूरत पड़ती ही है। बिना स्वरों के व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। जैसे अगर हम अ बोल रहे हैं तो अ को बोलने में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर हम क को बोलें तो हम क को बिना अ की सहायता के बोल ही नहीं सकते हैं। ख के साथ भी वैसा ही है, ग के साथ भी और घ के साथ भी। अगर आप इन सभी वर्णों को बिना स्वर की सहायता से बोलने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। क को बोलते समय हमें अ का उच्चारण करना ही पड़ता है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अलग अलग अंगों की वजह से हमारी सांस में अवरोध उत्पन्न होता है और उसी अवरोध की प्रकृति के आधार पर हमने व्यंजनों को 3 भागों में बांटा है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के कोई 2 भाग आपस में स्पर्श करते हैं, जिसकी वजह से वायु का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए च की, तो च का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो तालू से स्पर्श करती है, जिसकी वजह से वायु का प्रवाह रुक जाता है और च की साउंड क्रिएट होती है। वैसे ही अगर हम त का एग्जाम्पल लेते हैं तो त को बोलते समय भी हमारी जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है, जिससे वायु का प्रवाह रुकता है और त की साउंड क्रिएट होती है। बिल्कुल उसी प्रकार हम म का एग्जाम्पल ले लें तो म को बोलते समय भी हमारे जो दोनों होंठ हैं आपस में स्पर्श करते हैं, जिसकी वजह से वायु का प्रवाह रुकता है और हम म की साउंड क्रिएट कर पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के कोई 2 अंग आपस में स्पर्श करते हैं और वायु का प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से वो ध्वनि क्रिएट होती है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें वर्गों में बांट दिया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं और हर समूह में 5 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला समूह है क वर्ग, जिसमें क,
ख, ग, घ और अंग, ये पांचों वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन का दूसरा समूह है च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ और य, ये पांचों व्यंजन आते हैं। तीसरा समूह है ट वर्ग, और तीसरे समूह में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और अड़। चौथा समूह है त वर्ग, और त वर्ग में होते हैं त, थ, द, ध और न। पांचवा और आखिरी समूह है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों का नाम उनके पहले अक्षर के नाम पर रखा गया है। वैसे तो ये कोई भूलने की चीज नहीं है, सबको याद रहता ही है, लेकिन वे लोग जो स्पर्श व्यंजन के इस क्रम को भूल जाते हैं, उनके लिए एक काफी फेमस ट्रिक है, कचट तब। इसकी मदद से आपको ये याद रहेगा कि स्पर्श व्यंजन के वर्गों का क्रम क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठ के परस्पर निकट आने से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, मुख के भीतर किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती है। मुंह के अंदर हमारी जीभ दांत या तालू के पास जाती तो है, लेकिन उसे पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ व्यंजन कुल मिलाकर 4 हैं, य, र, ल और व। इनमें से य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में स्वर से ज्यादा समय लगता है और व्यंजनों से कम। ऐसा लगता है कि स्वरों की तरह ही य और व का उच्चारण करने में भी मुंह में बहुत ही कम अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों को संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। क्योंकि इन्हें बोलने में हमारे मुंह के अंगों में संघर्ष नहीं होता है। अगर आप य को उच्चारित करेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी जीभ आपके तालू के पास जा तो रही है, लेकिन उससे कोई संघर्ष नहीं कर रही है। तालू और जीभ में बिना किसी संघर्ष के ही हम य ध्वनि को क्रिएट कर ले रहे हैं। व के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। व को बोलने में भी हमारे मुंह के किसी भी अंग में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं र की। तो ये जो र है, इसे हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करने में हमारे मुंह में कंपन महसूस होता है। र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ल की। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्व का अर्थ होता है बगल। ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं, ये समझने के लिए भी आपको इसको बार बार बोलना पड़ेगा। जब आप ल को बोलेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी जो जीभ है वो पीछे की तरफ मुड़ रही है और जो हवा है वो बगल से निकल रही है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि य और व को अर्ध स्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है और र को प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और इन सबको ये नाम देने के पीछे क्या कारण है, आप ये भी ठीक से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उष्म व्यंजन क्या होते हैं। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी कि इन व्यंजनों का संबंध कहीं ना कहीं गर्मी से होगा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के भीतर अलग अलग अंगों से टकराकर सांस में गर्मी पैदा करती है, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, श, स और ह। चलिए अब जानते हैं कि सांस के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि किसी भी व्यंजन को बोलते समय हमारे मुंह से कितनी वायु निकल रही है, उस आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है
जिनका उच्चारण करते समय सांस की बहुत ही कम मात्रा निकलती है। आपने स्पर्श व्यंजन के क्रमों को पढ़ लिया है, तो उन पांचों क्रम में पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उन्हें बोलने में बहुत ही कम सांस बाहर निकलती है। इनके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे चारों भी अल्प प्राण के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कि महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। महाप्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनको बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, यानी कि उनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। उसके साथ ही चारों उसमें व्यंजन भी महाप्राण के ही उदाहरण हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वे व्यंजन जिनको बोलने में बहुत ही कम सांस बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, और वे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक सांस बाहर निकले उन्हें महाप्राण कहेंगे। अल्प प्राण व्यंजन को बोलने में कम प्रयत्न करना पड़ता है और महाप्राण व्यंजन को बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। सभी व्यंजनों को बार बार बोलकर खुद प्रैक्टिकल करके आप ये समझ सकते हैं कि किस व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं और किस व्यंजन को महाप्राण। पढ़ते समय तो हमें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है और कौन सा व्यंजन महाप्राण, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम भूलने लगते हैं। उसके लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो ऑड नंबर वाले होते हैं, और जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो इवन नंबर वाले होते हैं। अब हम जानेंगे कि कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। हमारे स्वर तंत्रों में होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में गले में कंपन नहीं होता है, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। श, श, स। आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हर एक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसके साथ ही ये जो तीनों स हैं ये भी क्या है, अघोष व्यंजन ही हैं। अगला है सघोष व्यंजन। सघोष का मतलब हुआ घोष के साथ। घोष का मतलब होता है गूंज या फिर कंपन। यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में हमारे गले में कंपन होती है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ग, घ और अंग, ज, झ और य, ड, ढ और ड़। इसके बाद द, ध और न, और उसके बाद प वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण भी सघोष व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के अलावा सारे अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल और व ये सभी सघोष के उदाहरण होते हैं। इसके साथ ही उस व्यंजन का ह भी सघोष का ही उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है आपको सघोष और अघोष व्यंजन ठीक से समझ में आ गए होंगे। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में कंपन महसूस नहीं होती है उसे अघोष कहते हैं, और वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में कंपन महसूस होती है उसे सघोष कहते हैं। चलिए अब व्यंजनों के कुछ और भेदों को जान लेते हैं। सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो छ होता है आधा क और पूरे मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। त्र बनता है आधे त और पूरे र से। ज्ञ का निर्माण होता है आधे ज
और पूरे य से। वहीं अगर बात की जाए स्र की, तो स्र का निर्माण आधे तालव्य श और पूरे र से होता है। अगला है द्वित्व व्यंजन। वे व्यंजन जो किसी समान व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं हम पक्का। तो ये जो पक्का है इसमें क 2 बार आया है, एक बार स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहले क में यहाँ पर एक तिरछा चिन्ह लगाया है। इस चिन्ह को हल चिन्ह कहा जाता है। जब भी किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना होता है तो उसके नीचे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है चम्मच। चम्मच में भी 2 बार म का प्रयोग हुआ है। चम्मच में भी एक म बिना स्वर के है और दूसरा वाला म स्वर के साथ। बिल्कुल वैसे ही कच्चा में भी एक व्यंजन बिना स्वर के है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ। अगला यहाँ पर शब्द है पत्ता। पत्ता में भी एक व्यंजन जो है स्वर के बिना है और दूसरा वाला व्यंजन स्वर के साथ है। वैसे ही हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि बिल्ली। बिल्ली में ये जो ल है ये बिना स्वर के है और ये वाला ल स्वर के साथ है। जैसे कि एक और शब्द ले लेते हैं अब्बा। अब्बा में ये वाला जो व है वो बिना स्वर के है और ये वाला व जो है वो स्वर के साथ है। व्यंजन का अगला प्रकार है आगत व्यंजन। वे व्यंजन जो किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, र और फ। आगत व्यंजन का चिन्ह होता है नुक्ता। ये जो बिंदु है जिसे हम नुक्ता कह रहे हैं ये हमेशा शब्दों के आगे लगता है। जैसे कि कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, रोज, इज, जीरो, प्राइज, फरियाद, फतवा, फन। इन सारे शब्दों में आगत व्यंजन का यूज किया गया है और आप देख सकते हैं कि व्यंजन के आगे ही बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये जो आगत व्यंजन होते हैं इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो पूरी तरह से मुंह के अंगों में स्पर्श नहीं करती है। जैसे कि अगर हम ज बोलते हैं तो ज बोलते समय हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, लेकिन वहीं पर अगर हम ज बोल रहे हैं तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करने तो जा रही है लेकिन इसमें स्पर्श नहीं हो रहा है। आप बार बार बोलकर इन ज और ज के बीच का अंतर देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नासिक के व्यंजन के बारे में। नासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक के व्यंजन के उदाहरण होते हैं। जैसे कि अंग, इय, अण, न और म। आप जब इन सबको उच्चारित करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो हवा है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकल रही है और नाक में आपको कंपन भी महसूस होगा। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी जीभ उन व्यंजनों को फेंक रही हो, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अड और अढ। ये दोनों देखने में ट वर्ग के तीसरे और चौथे व्यंजन की तरह लगते हैं, लेकिन उन दोनों में अंतर ये होता है कि ट वर्ग के तीसरे और चौथे व्यंजन में नीचे बिंदी नहीं होती है, लेकिन इन दोनों में नीचे बिंदी लगी होती है और इनका उच्चारण भी थोड़ा सा अलग होता है। इसे हम ड और ढ कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण अड और अड होता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं सड़क, और मैंने एक और यहाँ पर शब्द लिखा डाक, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ये ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, लेकिन यहाँ पर हमने जो लिखा है वो क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर हमने बिंदी का भी प्रयोग किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि साड़ी। यहाँ पर भी उत्क्षिप्त व्यंजन का ही प्रयोग किया गया है।
एक और शब्द लेते हैं, ढक्कन। यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया है वो ट वर्ग का चौथा वर्ण है। लेकिन वहीं पर अगर हम लिखते हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में यहाँ पर ये जो है वो कौन है, उच्चुत व्यंजन। ढ के लिए अंग्रेजी में DH का प्रयोग करते हैं और ड के लिए D का। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अठ की, तो इसके लिए RH का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि चंडीगढ़ की स्पेलिंग इस प्रकार होती है, इसमें RH का प्रयोग होता है। आपने कभी भी चंडीगढ़ की स्पेलिंग में लास्ट में DH नहीं देखा होगा, वहाँ पे हमेशा ही क्या होता है, RH होता है। तो RH जहाँ भी लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, उच्चुत व्यंजन है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं साड़ी, तो साड़ी को जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो हम लिखते हैं साड़ी, यानी कि वहाँ पर इस अड़ के लिए र का प्रयोग हुआ है। हम इसे साड़ी नहीं बल्कि साड़ी बोलते हैं। तो आपको उच्चारण का अंतर समझ में आ रहा होगा कि इन चारों में क्या अंतर है। उत्सित व्यंजन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसके अलावा इसे द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इसके साथ ही इसका एक और नाम है गौड़ व्यंजन। उत्सित व्यंजन के इतने सारे नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनकी चाल ना तो स्वर के जैसे होती है और ना ही व्यंजन के जैसे होती है, यानी कि वे वर्ण जो कि ना तो स्वर और ना ही व्यंजन किसी के साथ भी योगवाह नहीं करते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम जानेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं और उस आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान का मतलब होता है वह स्थान जहां से टकराकर ध्वनि हमारे मुंह से बाहर निकलती है। उच्चारण के आधार पर वर्ण 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंठ वर्ण, दूसरा तालव्य वर्ण, तीसरा है मूर्धन्य वर्ण, चौथा दंत्य वर्ण, पांचवा ओष्ठ वर्ण, छठा है दंतोष्ठ वर्ण, सातवां कंठ तालव्य वर्ण, आठवां कंठोष्ठ वर्ण और नौवां है नासिक्य वर्ण। अब एक एक करके हम इन सभी को समझेंगे। कंठ वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, जैसे कि अ। अगर हम अ को बोलते हैं तो ध्वनि कहाँ से निकल रही है, हमारे कंठ से। अगला है आ। आ का उच्चारण करने में भी ध्वनि जो है हमारे कंठ से निकलती है। कंठ वर्ण का अगला उदाहरण होगा क वर्ग, यानी कि क वर्ग के 5 वर्ण जो कि है क, ख, ग, घ और अंग। इसके अलावा ह और विसर्ग भी कंठ वर्ण के उदाहरण हैं। अगला है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान तालु है। इसके उदाहरण हो जाएंगे दोनों ई, च वर्ग, य और तालव्य श। च वर्ग में जैसा कि आपको पता है च, छ, ज, झ और य, ये पांचों आते हैं। इन पांचों का उच्चारण तालु की मदद से होता है। अब हम जानेंगे कि मूर्धन्य वर्ण क्या होते हैं।
मूर्धन्य वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, यानी कि मूर्धा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे मुंह में मूर्धा कहाँ पर होती है। तो मूर्धा को पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ट बोलकर देखिए। ट बोलते समय आपकी जीभ आपके मुंह के जिस भाग को स्पर्श करेगी वही हमारे मुंह का मूर्धा होता है, और उसकी मदद से जो भी वर्ण बोले जाएंगे उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण के एग्जाम्पल्स हैं री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य श। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये 5 आते हैं। अब हम समझेंगे दंत वर्ण। दंत वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दंत से होता है। दंत यानी कि दांत से। दंत वर्ण के एग्जाम्पल हैं त वर्ग, ल और श। त वर्ग में त, थ, द, ध और न, ये 5 आते हैं। जब आप इन सभी को बोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, और उसके बाद ही यह ध्वनि क्रिएट हो रही है। वे लोग जिनके दांत नहीं होते हैं, जैसे कि बूढ़े या फिर बहुत ही छोटे बच्चे, वे लोग इस ध्वनि को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अब हम समझेंगे कि ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी कि होंठ, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वर्ण के एग्जाम्पल्स हैं दोनों उ और प वर्ग। और जैसा कि आप जानते हैं कि प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये 5 व्यंजन आते हैं। आप जब इन सभी का उच्चारण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके दोनों होंठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं दंतोष्ठ वर्ण के बारे में। दंतोष्ठ वर्ण का मतलब हुआ वह वर्ण जिनका उच्चारण दांत और होंठ दोनों की मदद से किया जाता है, जैसे कि व। अगला है कंठ तालव्य वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की मदद से किया जाता है, उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ए और ए। चलिए अब जानते हैं कंठोष्ठम वर्ण के बारे में। कंठोष्ठम वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान कंठ और होंठ होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओ और औ। अब हम जानेंगे कि नासिक के वर्ण क्या होते हैं। नासिक के वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण नासिका यानी कि नाक से होता है। इसके उदाहरण हैं पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कहने का मतलब अंग, इय, अण, न और म, यानी कि स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गों का 5वां वर्ण। इसके अलावा नासिक के वर्ण के और भी उदाहरण हैं अनुस्वार और अनुनासिक। वर्ण और उनके भेदों को तो हमने पढ़ लिया, तो चलिए ये जानते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण होते कितने हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके बाद हमने देखा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कुल मिलाकर 25 होते हैं। फिर हमने जाना था अंतस्थ व्यंजन के बारे में, जो कि 4 होते हैं। इसके बाद बारी आई थी उष्ण व्यंजन की, और ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर हमने जाना संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद हमने उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में भी समझा था। जो कि कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर हमने जाना कि अयोगवाह 2 होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि अगर हमें कोई शब्द दिया गया है कमल, इस शब्द में जितने भी वर्ण हैं
अगर हम उसे अलग अलग करके लिख दें तो उसे ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कि शब्द में क है और क में तो अ होता ही है, उसके बाद म है और इसमें भी अ है, उसके बाद हमारे पास है क्या, ल, और इसमें भी क्या है, अ है। तो ये क्या हुआ, वर्ण विच्छेद। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेके वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। जैसे कि हमने एक शब्द लिया रक्षा। अगर इस शब्द का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो वैसे तो हमें क्या दिख रहा है कि इस शब्द में सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये जो पूरा शब्द है वो कितने वर्णों से बना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, र। और ये जो र है, क्योंकि ये व्यंजन है तो पक्का ये स्वर के साथ ही आया होगा, तो हम दोनों को क्या करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो छ होता है वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, जो कि आधे क और पूरे मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क, प्लस में हम लिखेंगे क्या, श। अब इस स में से भी हम क्या करेंगे, अ को बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर श में आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हम अ नहीं बल्कि आ लगाएंगे। तो शुरू में तो हमें ये लग रहा था कि रक्षा में सिर्फ 2 ही वर्ण हैं, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि रक्षा में कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं, 5। चलिए एक और शब्द ले लेते हैं, यात्रा। यात्रा का वर्ण विच्छेद होगा य, जिसमें स्वर नहीं होगा, और इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो त्र होता है ये भी क्या है, एक संयुक्त वर्ण है, जो कि आधे त और पूरे र से मिलकर बनता है। तो हम इस त्र को भी अलग अलग करके लिखेंगे। इस र में से भी हम स्वर निकाल देंगे, और जब भी किसी व्यंजन में से स्वर निकाला जाता है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि त्र में आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज्ञा। इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, और आ तो स्वर होता है जो स्वयं से ही बना होता है। लेकिन ये जो ज है ये क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, जो कि आधे ज और पूरे य से मिलकर बना होता है। तो हम इस ज को भी अलग अलग करके लिखेंगे। ये जो इया है इसमें से भी हम स्वर निकाल देंगे, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हम आ लिख देंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि श्रम। तो आप ये जानते हैं कि जो स्र होता है ये भी संयुक्त व्यंजन होता है, जो कि आधे स और पूरे र से मिलकर बना होता है। लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय हम इस र में से भी स्वर निकाल देंगे, जिसके बाद इसके नीचे हल चिन्ह लग जाएगा और इसका अ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम म में से भी उसका स्वर निकाल कर उसे अलग लिख देंगे। हमने यहाँ पर एक शब्द लिया नानी। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। इस शब्द का पहला वर्ण है न, जिसमें से जब हम स्वर निकालेंगे तो नीचे हल चिन्ह लगा देंगे, और इसके बाद
इसमें जो आ मात्रा बनकर लगा हुआ है उसे भी हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अगला वर्ण फिर से न है और इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, स्वर निकाल देंगे, जिसके बाद इसमें जो ई छिपी हुई है मात्रा के रूप में वो बाहर आ जाएगी। अब नानी का वर्ण विच्छेद तो हमने कर लिया, तो चलिए अब कहानी का भी वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, जो कि हम अपनी नानी से हमेशा सुनते रहते हैं। तो कहानी शब्द का पहला वर्ण है क और इसमें से स्वर निकालने पर इसमें हल चिन्ह लग जाएगा और इसका अ अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ह। इसमें से भी स्वर निकालकर इसमें हल चिन्ह लगा देंगे और इसमें जो आ छिपा हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद है नी, तो नी में से भी स्वर निकालकर उसमें हल चिन्ह लगा देंगे और उसकी बड़ी ई की मात्रा उसको ई बनाकर बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद कहानी का। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, अमृत। इसका पहला वर्ण है अ, जो कि एक स्वर है, तो इसमें से तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगला है म और म क्या है, एक व्यंजन, तो इसमें से हम स्वर निकालकर इसमें हल लगा देंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर री की मात्रा छिपी हुई है। आपको मैंने स्वर की मात्रा पढ़ाया था, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो री की मात्रा यहाँ पर क्या है, इस तरह से लगी हुई है। ठीक है, तो री को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। ये हो गई री। उसके बाद त और इसमें से भी स्वर बाहर निकल जाएगा और बाहर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा इस प्रकार। तो ये हो गया अमृत का वर्ण विच्छेद। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। सोना का पहला वर्ण है श। इसमें से स्वर निकालकर हम इसमें हल चिन्ह लगा देंगे और ओ की मात्रा को बाहर कर देंगे। इसके बाद न में भी हल चिन्ह लग जाएगा और आ की मात्रा बाहर आ जाएगी। तो मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।